डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आज का दिन और आज का ये शो बेहद खास है। कल ही हमने डीडी किसान में उत्सव मनाया था, राष्ट्रीय किसान दिवस को लेके ढेरों किसानों को सम्मानित किया, उनकी बातें जानी, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। लेकिन आज हम विश्लेषण के तौर पे इस शो को करने जा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय किसान दिवस के मायने क्या हैं। और जब राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है तो देश में किसान खुद को कहां खड़ा पाते हैं। सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं और उन तक यकीनन लाभ भी पहुंचाने की कोशिश किसानों को की जा रही है। किसान इन योजनाओं को पाकर कितना लाभान्वित है, किस तरह की कोशिशें और करनी चाहिए। हम देखते हैं ना किसान को जब वो खेतों पे उतरता है, हाथों में हल लिए, आंखों में ढेर सारे सपने जो बीज के तौर पे वो धरती में बोता है और फिर लहलहाती फसल पूरे देश के लिए, उसके परिवार के लिए और उसकी आजीविका के लिए काम आती नजर आ रही है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। धैर्य की, संघर्ष की, मेहनत की और फिर कामयाबी की कहानी लिखते हैं ये किसान। और हम जानते ही हैं जीडीपी में किसानों का कितना बड़ा योगदान है। और कोविड का टाइम आपको याद है ना, कोविड को हालांकि हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय भी किसान खेती और उसकी मेहनत ने ही पूरे देश को डूबने से बचाया था। तो किसान को एक बार फिर से सलाम है डीडी किसान का। और आज किसान से किसान का परिचय कराएंगे और समझेंगे उन सरकारी योजनाओं को भी जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए है। हम भी सातों दिनों 24 घंटे लगातार कहता हूं मैं यही, हम आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। और आज फिर आपकी ही बात कहने के लिए हम सच के साथ के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो बिना समय को जाया किए आज तो आपको अपने लिए समय निकालना ही होगा, क्योंकि 50 से 55 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करूंगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर शुरुआत करते हैं चर्चा की। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। खेती और भारत का हमेशा से अटूट नाता रहा है। खेती किसानी हमेशा से देश की रीढ़ रही है। देश के किसान हैं तो देश है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। खेती किसानी और किसान की मौजूदगी को देश का हर शख्स अपनी जिंदगी में बखूबी महसूस करता है और इसी बात का एहसास कराता है राष्ट्रीय किसान दिवस। हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसानों का योगदान हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अनमोल है। उनके संघर्ष, धैर्य और मेहनत को पूरा देश सलाम करता है। किसान दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि अवसर है ये बताने का कि किसान हमारे लिए कितने जरूरी हैं। किसान दिवस का मकसद किसानों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देना और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाना है। इस बार के किसान दिवस के जरिए स्थायी कृषि के लिए किसानों को सशक्त बनने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान दिवस इस जीवन संघर्ष को समझने और उसका समाधान खोजने का एक प्रयास है। इस दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचारों से किसानों को अवगत कराया जाता है ताकि वो अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया क्यों जाता है। 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में किसानों के उत्थान के लिए काम किया और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लोक हितकारी योजनाओं को लागू किया। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकारों और उनकी समृद्धि के लिए कई नीतियां बनाई। 2001 से हर साल उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार भी लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। सरकार का मानना है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की
रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी 18 से 19% तक का योगदान है और 55% से ज्यादा लोगों को कृषि ही रोजगार प्रदान कर रही है। कृषि ने ही कोविड में भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री का ये कहना कि किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और मैं दिन और रात इसे करने की कोशिश करूंगा, साफ बताता है कि सरकार किसानों के लिए किस हद तक सोचती है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि किसान दिवस मुख्य रूप से भारत के कृषि प्रधान राज्यों में मनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। इस दिन देश के कई राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें किसानों को मंच पर अपनी बातें रखने का मौका मिलता है। किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। भारत की ही तरह पूरे विश्व के लिए किसान बहुत जरूरी हैं। यही वजह है कि किसान दिवस भारत के अलावा भी कई देशों में मनाया जाता है, जैसे अमेरिका, घाना, वियतनाम और पाकिस्तान। हालांकि इन देशों में किसान दिवस अलग अलग तारीखों पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज किसान दिवस पर किसानों की स्थिति का आकलन करने की कोशिश करेंगे, साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी विस्तार से समझने का प्रयास होगा। तो भारत मां के सबसे लाडले किसान और किसानों पे समर्पित वो खास दिन जिसको हमने कल जोर शोर के साथ मनाया, और आज उसी दिवस को हम नए ढंग से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ इस कोशिश में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ एसके सिंह जुड़ रहे हैं, डेप्यूटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। सिंह साहब, स्वागत आपका मेरे शो में। अक्सर आप मेरे शो में आते हैं। कुणाल गहलोत चर्चा का हिस्सा है, प्रगतिशील किसान है, और पहली बार मेरे शो में आ रही है एकता यादव, प्रोग्रेसिव फार्मर है। आपका भी स्वागत एकता। और साथ ही साथ सुमन कुमार चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सुमन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सिंह साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, किसान दिवस का खास मौका, पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है, लेकिन असल में किसान कहां खड़े हुए खुद को देख सकते हैं? आपका एनालिसिस क्या है सरकारी योजनाओं के मद्देनजर, अगर इसे परखने की कोशिश करें? वार्ता प्रारंभ करने के पूर्व मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि यह दिवस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ही उनके ही लिए नहीं पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को 145 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको वो खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। अब आपके प्रश्न के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, कुछ डाटा के साथ बताते हैं, तो शायद किसानों की मेहनत, किसानों का पसीना, किसानों का खून हमें पता चल पाएगा। आप ध्यान दीजिए कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन जो है रिकॉर्ड 332 मिलियन मैट्रिक टन पहुंच गया है। मैं इसको इस संदर्भ में कह रहा हूं कि किसानों, विशेषकर किसानों की मदद से ही ये है 6.5 गुना, मतलब जब प्रथम योजना देश में आई है 1951 में, तब से आज तक 6.5 गुना बढ़ा है, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी है 3.89 गुना। मतलब इन किसानों की मदद से ही, योजनाओं की मदद से ही और हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से ही आज हमारा उत्पादन कहाँ पर कहाँ पहुँच गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी तिलहन का उत्पादन आज 40 मिलियन मीट्रिक टन है, 7.7 गुना बढ़ा है जब इसके तुलनात्मक देखते हैं 1951 से। और इतना ही नहीं, हम एक समय वो था कि जो हम विदेशों से मंगाते थे, आज किसानों की बदौलत, विशेष करके किसानों पर मैं जोर दे रहा हूँ, इन हमारे भाइयों के बदौलत स्थिति ये हुई कि 50 US बिलियन डॉलर हम विदेशों को भेज रहे हैं, विदेशों की जनता को भी हम खाना खिला रहे हैं। तो हमारी योजनाएं, चाहे वो PM किसान हो, 6,000 रुपया देने हो, चाहे PM मानधन योजना हो, चाहे इंश्योरेंस प्रधानमंत्री बीमा की योजना हो, चाहे हमारी मार्केट देने के इनाम की या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की योजना हो, चाहे 109 नई प्रजातियां, नई इनोवेशन या
टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर मिशन हो, उसके माध्यम से आज सरकार किसानों के साथ उनकी ज़रूरतों को देखकर कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है कि कौन सी योजना से किसानों का वेलफेयर होगा। केवल प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, उनके सोशल वेलफेयर के बारे में भी ये सरकार देख रही है। ठीक है सर, मुझे यह आंकड़ा भी समझाइए फिर कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल में किसानों के पास कितनी पहुंच पाती हैं, क्योंकि वो आंकड़ा मेरे पास है सर, आप पहले समझा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, ये अब सरकार चला रही है योजनाएं, मैं एग्री हूं, सरकार की मंशा बहुत क्लियर है, मैं एग्री हूं, लेकिन जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो ग्राउंड में किसानों के पास कितनी पहुंचती हैं सर, मुझे उसका आंकड़ा भी दीजिए। मैं इसको दो भागों में करके बताना चाहूंगा। एक वह योजनाएं जो डीबीटी पर आधारित है, जैसे पीएम किसान योजना, अगर 6,000 यहाँ से जाता है तो 6,000 ही खाता में पहुंचता है। कुछ वो योजनाएं जो डीबीटी नहीं है, जो योजनाबद्ध है, योजनाओं के माध्यम से योजनाएं किसान लेना होता है और उसको आगे ले जाना होता है। तो यह बात मैं आंशिक तौर से आपके सहमत हूं कि जिस स्वरूप में योजनाएं बनाई जाती हैं, जिस उद्देश्य के साथ बनाई जाती हैं, पूर्ण रूप से किसानों द्वारा उनको अपनाना, उनको आगे ले जाना, और कहीं ना कहीं एक गैप थोड़ा मोड़ा है, लेकिन सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा अपनाना, आप क्या कह रहे हैं, मतलब किसानों तक पहुंच रही है और किसान कह रहे नहीं हमको नहीं चाहिए योजनाएं, किसानों तक नहीं, किसानों तक योजनाएं पहुंचती हैं, लेकिन किसी इनोवेशन को अपनाने में थोड़ा सा समय लगता है। कोई दिक्कत है सर? फिर अगर ये भी दिक्कत तो फिर दिक्कतें कहाँ पे है सर? नहीं, जहां भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों सर, आप योजना बनाने से पहले ये सोचते होंगे ना कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो वो दिक्कत किसानों की नहीं है ना सर। अगर कोई चीज आप मुझे देना चाहते हैं और अब नहीं समझा पा रहे हैं मुझको कि वो चीज मेरे लिए कितनी जरूरी है, तो सर मेरी गलती कहां से हुई? नहीं समझा पा रहे हैं ये नहीं है। अच्छा। बात यह है, किसी भी प्रसार के कार्यक्रम में जब आप जाते हैं तो प्रसार को लागू करवाने में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जब आप इनोवेशन लेकर आए, नई तकनीक लाए, और नई तकनीक लाने के लिए किसानों सहित सारे लोगों से सलाह मशविरा किया जाता है कि इसको कैसे बनाया जाए, कैसे आगे ले जाया जाए। लेकिन इन पूरे देश के 12.5 करोड़ फार्मर्स को समझाने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है, अगर किसी नई योजना को, इनोवेशन को लाया गया है, और सरकार उसमें भी धीरे धीरे सफल हो रही है। ठीक है कुणाल, हम सब कहते हैं कि भाई देखिए, भारत तो किसानों का देश है, किसानों की आत्मा इस पूरे देश में बसती है, अर्थव्यवस्था ही उनके बूते चल रही है, किसान है तो देश है। ग्राउंड पे क्या वाकई ऐसा महसूस कर पाते हैं कुणाल? स्थिति क्या है? पिछले कुछ सालों में, अब पहले 2014 से और आज तक स्थिति काफ़ी बेहतर है। और अब फार्मर, पहले आपने देखा होगा पिछले अब 4-5 साल से नए किसान, पढ़े लिखे किसान जो एजुकेटेड है, इंजीनियरिंग कर ली, वो लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं और ये एक फ़ायदे का सौदा हो रहा है। क्योंकि योजनाओं के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा सर की बात में एक बात, कि योजनाएं कुछ स्टेट लेवल पे भी होती हैं। जैसे अब मैं दिल्ली का किसान हूँ, यहाँ पे कोई योजना लागू नहीं है, स्टेट ने कोई कृषि मंत्रालय नहीं रखा या कोई है नहीं, तो जो सेंटर की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है। जैसे सीधा 6,000 रुपये अकाउंट में आते हैं, वो फार्मर के अकाउंट में आते हैं, वो उस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन कुछ परिस्थितियां इस हिसाब से भी बदलती हैं। जैसे राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन की आवश्यकता है, ड्रिप के यूज़ होती हैं, तो वहाँ फार्मर उसको जल्दी अडोप्ट कर लेता है। परंतु जहाँ तराई वाले क्षेत्र हैं, यमुना बेल्ट है, गंगा बेल्ट है, उनमें इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो उनको अडोप्ट नहीं करता, ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन पे नहीं जाता है। तो इस तरह की अलग अलग, क्योंकि संभावनाएं, परिस्थितियां अलग अलग हैं अलग अलग क्षेत्र की, तो उस हिसाब से चेंज हो जाता है। अभी आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब किसान फार्मिंग में, मतलब किसान के बच्चे भी पढ़ लिख करके सोचते हैं कि हाँ मुझे खेती करनी चाहिए। कैसे हो गया ये सब कुछ? ये जब से ये मार्केटिंग का बड़ा इसमें महत्व है। ये जो चीज़ें मार्केट हो रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़िया हुई है और हम ऑनलाइन भी बेच पा रहे हैं, उससे काफ़ी फर्क आया है।
और प्रॉफिट किसान सिर्फ दिल्ली के नहीं है ना कुणाल, दिल्ली में आप रह के आप हाईटेक हो सकते हैं, टेक्नो फ्रेंडली हो सकते हैं, हाँ। लेकिन किसान तो पूरे देश में बसता है। ऐसा ही है क्या? कभी साथी मित्रों से बात होते हैं तो ये स्थिति वहां भी है क्या बाकी जगह? नहीं, मैंने उसके लिए अभी आपको कहा कि स्थिति अलग अलग है, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग जगह की स्थितियां अलग अलग हैं और उसके हिसाब से अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन हालात सुधर रहे हैं। हालात सुधर रहे हैं। ठीक है, एकता भी हमारे साथ है। एकता जी, आप महिला हैं, प्रोग्रेसिव फार्मिंग करती हैं, पहले तो मुझे बताइएगा आप करती क्या है, और राष्ट्रीय किसान दिवस जब पूरा देश मना रहा है, ऐसे में आप खासकर महिला किसानों की स्थिति को कैसे देखती हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि महिलाएं सिर्फ वर्कर, हेल्पर बन के खेतों में रह जाती हैं, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस उतनी प्रासंगिक नहीं रहती जितनी की होनी चाहिए। क्या स्थिति महिला किसानों की है? सर क्या है कि मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की थी वो 2019 से की थी। पहले महिलाओं का समूह बनाया, समूह बनाने के बाद हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी कि हम प्रोडक्ट क्या लॉन्च करें। अच्छा। तो जो महिलाएं थी उनको, हर महिलाओं को दूध निकाल के, दही जमा के, घी निकालना सबको आता है। तो हमने सबसे पहला जो प्रोडक्ट अपना निकाला वो घी के लिए निकाला। जैसे हमने घी निकाला, अब दिक्कत आ रही थी कि भाई हम मार्केट कहाँ पे करें, इसको सेल कहाँ करें। तो सेल के लिए हमने जो डॉक्टर्स हमारे केवीके के थे या फिर ब्लॉक के थे या फिर पूसा के, कहीं के भी जो हमारे जानने वाले थे, उनको हमने छोटा छोटा सैंपल दिया और सैंपल देने के बाद उन्हें हमारी चीज़ें पसंद आई तो उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम हमने घी से स्टार्ट किया था और आज हमारे पास 15 प्रोडक्ट हो चुके हैं और सभी की इतनी डिमांड है, चाहे गुड़ हो, चाहे तेल हो, कुछ भी हो, हमारे पास खेत में उगने वाली ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल होती है। अपने समूह में हमने, अभी आप बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए आप क्या देखते हो। जो महिलाएं पहले क्या करती थी कि भाई सुबह उठती, चारा लाती, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, नवाना धोना, बस ये काम था। वही महिलाएं अब क्या करती हैं कि अब जैसे उनके पास सरसों पहले भी होती थी, पर पहले क्या थे कि जो उनके घर के मेल पर्सन थे वो मार्केट में बेच दिया करते थे। पर अब क्या है कि वही सरसों हम 11 या पूरे गांव की जितनी महिलाएं समूह में जुड़ी हुई हैं या बाकी हैं, वो इकट्ठा एक जगह सरसों कर लेती हैं, उसी का प्रोसेसिंग करके उसी को मार्केटिंग करती हैं। तो उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको वो अपना मंडी वाला भाव सरसों का दे देती हैं, बचे हुए पैसे से वो अपने बच्चों की फीस भी भरती हैं और अपना खुद का घर का खर्चा, अपना खर्चा, वो अब बेरोजगार नहीं रही, वो महिला किसान अब रोजगार भी मिला है। तो ये बदलाव कैसे आए, एकता, मैं ये समझना चाहता हूँ। सर क्या है, देखिए पहले क्या था कि महिलाएं कहीं जा नहीं सकती थी। अब जब से सरकार बदली है तब से आप देखोगे कि सरकार सरकारी एग्जीबिशंस जो होते हैं, मेले होते हैं, वो भी कराती है। उसमें वो अब हमारे लिए रहने का, खाने का, आने जाने का सबका प्रबंध करती है। वहाँ पे जो एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन में जहाँ हमारी स्टॉल मतलब दुकानें होती है, वो भी हमें फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई दिल्ली में ही किसान नहीं है, बहुत दूर दूर किसान है, तो चाहे कश्मीर का किसान हो, चाहे यूपी का हो, दिल्ली, बिहार, कहीं का भी किसान हो, सबके लिए सरकार बराबर की योजनाएं भी देती है और जरिए भी प्राप्त करती है। ठीक है, ठीक है। तो ये बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीरें, सुमन हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सुमन जी, चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जो किसानों के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया, एक बड़े सपने देखे और कुछ सपनों को पूरा उन्होंने खुद करवाया भी, क्या उसी ट्रैक पे हम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं या फिर अभी कहीं कुछ कसर है, कुछ पेच हैं जो कसे जाने बाकी? घनश्याम भाई, बात सबसे पहले शुभकामनाएं हम तमाम सारे किसान भाइयों को दें, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव वक्त के साथ देखने को मिल रहा है। और आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह की शुरुआत जो वहाँ थी, वो शुरुआत काफ़ी बेहतरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी कई सारे सवाल आपने किए कि मंत्रालय से जारी, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, मंत्रालय से लेकर जो जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसकी करता हूँ। तो सर ने कहा कि केंद्र सरकार से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और उन योजनाओं को फ़ायदा कहाँ तक किसानों तक पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता है। तो घनश्याम भाई, सिर्फ दिल्ली की हम चर्चा करते हैं तो दिल्ली में तो भाई कुणाल भाई ने बता ही दिया आपको, तमाम सारे स्टेट्स की हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 22 ऐसे स्टेट्स हैं जो मेरे पास कुछ आंकड़े होंगे जिसको बहुत ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाना चाहता, वहाँ अधिकारियों की कमी है।
उनके जो कृषि मंत्रालय हैं या किसी कृषि विभाग हैं, वहाँ देखिएगा ऑफिसर्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हार्डली 30 से 40%, 50% जो है वही प्रोजेक्ट जो है वो किसानों तक पहुंच पाता है। कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं कि मैं बिहार से हूं जी। और मैं चर्चा इसलिए करूंगा कि दोस्त सिर्फ 1-1.5 महीने पहले बिहार के उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है और वहाँ किसान जो है वो सरसों की खेती की अभी चर्चा कर रही थी। तो सरसों के लिए जो मेरा छोटा भाई गया और वहाँ से खरीद के वो उसने बीज लाया और लगाया, उसके पता चला कि 10% भी वो जनरेशन जो कहते हैं वो पौधे निकल नहीं पाए। नतीजा फिर उसे गेहूं की फसल जो है लगानी पड़ी। कहने का मतलब कि वहाँ ग्राउंड पे जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या प्रखंड लेवल पे जो काम होने चाहिए, पंचायत लेवल पे काम होने चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सुमन, सरकार का विजन तो ठीक है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन लेवल पे दिक्कत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही सरकार बात ने तो अच्छा सोचा है, सरकार उसे नीचे तक ला भी रही है, अब नीचे की जो मशीनरी है उसमें कुछ झोल है, ये बात ही है। बिल्कुल सही बात आपने घनश्याम भाई कही। और इसमें सरकार की मैं योजनाओं पे बात इसलिए कर दूं कि मैंने तकरीबन 6 ऐसी स्टोरी की, मैं मंत्रालय देख ही रहा हूँ, मंत्रालय की योजनाएं जो है बिल्कुल हम लोग साथ काम कर चुके हैं घनश्याम भाई जी। तो मैं इसलिए जिक्र करूंगा कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री और मंत्रालय कितने एक्टिव है, उनके जो ऑफिसर्स हैं कितने एक्टिव है। मैं 2 स्टोरी अगर आप वक्त दें तो मैं बता दूं आपको। बिहार की वो घटना है, बिहार में मशरूम की खेती होती है और पता है आपको कि मशरूम की खेती के लिए बिहार बहुत ही विचित्र वाली स्थिति है और नंबर 1 पोजीशन पे बिहार है। तकरीबन 32,000 क्विंटल जो हैं, टन जो हैं वो लोग पैदा करते हैं। उस पर लीची की मैं चर्चा इसलिए कर देता हूँ कि लीची में स्टोरी मैंने अचानक की थी और पता चला वहाँ किसान रो रहे थे कि कोई 50 पैसे लेने को तैयार नहीं था। और एक स्टोरी के बाद पीएमओ से एक मैसेज जाता है और एयरपोर्ट को खोल दिया जाता है और उसके बाद आज इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहाँ की लीची यहाँ दिल्ली में आपको नहीं मिलेगी, वो आपको दूसरे जो अरबियन कंट्री है वहाँ आपको, और वो किसान सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये वहाँ किलो नहीं बल्कि सैकड़ा के हिसाब से बेचा करते थे, आज वो 400-500 पे ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और उनकी टीम के एक्टिविटीज के बाद या कृषि मंत्रालय की एक्टिविटीज को हमने देखा बहुत बड़ा बदलाव आया है और उस वाकई में सराहनीय इसलिए कि देखिए हम लोग जर्नलिस्ट हर चीज में क्रिटिक्स करते हैं। हमने कहा ना कि सरकारी योजनाएं चलती हैं लेकिन वो 30% से ज्यादा ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि वहाँ स्थानीय स्तर पर उस तरह की तैयारियां नहीं है। ठीक बात है ना। एक चीज और मैं आपको जिक्र कर दूं, हम अभी चर्चा कर रहे थे एसके से। सुमन 30 सेकंड मुझे ब्रेक पे जाना है, जल्दी से प्लीज। चर्चा इसलिए कर दूं कि अब किसान जगने लगे हैं क्योंकि तकरीबन 80 करोड़ लोगों के पास अब एंड्रॉइड फोन्स हैं। आप जो स्टोरी करते हैं या जो चीजें बताते हैं वो स्टडी करते हैं। एक जगह झोल है जिसमें हम चर्चा करेंगे, पहले ब्रेक में आप चले जाइए फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही खासियत है सरकार की और उनकी पॉलिसीज की, और सरकारी चैनल पे भी बैठ के हम सारी बातें करते हैं। हम प्रो स्टोरी चलाने का एजेंडा सेट नहीं करते, कोई नैरेटिव सेट नहीं करते, जो है जैसा है तटस्थ होके आपके सामने है तय आपको करना है। हम किसान के चैनल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है, आप देख रहे हैं सच के साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान दिवस की, लेकिन उससे बढ़ के बात कर रहे हैं हम किसानों की स्थिति की
और सरकार द्वारा चलाई जा रही ढेर सारी योजनाएं जिसका मकसद है सर्वांगीण विकास करना। एसके सिंह साहब मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। सिंह साहब, ब्रेक से पहले कई सारी बातें हुई जिसमें से एक बात ये भी निकल के सामने आती है कि जिस रफ्तार के साथ, जिस मोड के साथ सरकार काम करना चाहती है उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें डुलमुल हो जाती हैं सर, और इसको आप सहज तौर पे मानते रहे और आज भी आपने माना। नहीं, मानने की जो बात है वो इस तरीके से मैं इस बात को रखना चाहूँगा। अच्छा। कि कृषि जो है वो केंद्र सरकार जो चलाती है राज्य सरकारों के माध्यम से ही चलाती है। जो उनकी मशीनरी होती है उन्हीं के माध्यम से ग्राउंड लेवल तक पहुंचने का प्रयास करती है। हाँ, इसमें कुछ प्राइवेट लोगों को भी इन्वॉल्व करती है। तो मैं इस बात से नहीं कहता हूँ कि 30%। हाँ, मैं इस बात को, क्योंकि मैं अभी गांव में भी जाता हूँ, गांव में देखता हूँ तो लोग तमाम ये CSC सेंटर वगैरह होते हैं उनके माध्यम से योजनाओं को पता करते होते हैं, चाहे वो या हार्टिकल्चर उद्यानिकी से संबंधित कोई योजना है, चाहे वो बीज से संबंधित कोई योजना है, चाहे कोई अन्य योजनाएं हैं। हाँ, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि इसको और इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से इसको ग्राउंड लेवल पर लागू करने के, क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है ताकि और बेहतर लाभ हो किसानों को। और जैसे अब आप चला रहे हैं, इसी बात को देख लें कि पूरे कृषि मंत्रालय पूरे देश में, राज्य सरकारें तो जो कर रही हैं कर ही रही हैं। कल 23 दिसंबर को जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, सारे लोगों को किसानों के साथ भेजा और किसानों के साथ सभाएं की गई, उनके विचार जाने गए, योजनाओं के बारे में बताया गया ताकि इन लोग कैसे उसका लाभ ले सकें। इस किसान दिवस को ऐसा लगता है जैसे होली दिवाली है। पहले आप कुछ वर्ष पहले जाएं तो पता ही नहीं चलता था कि किसान दिवस पर क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आज स्थिति यह है कि इसको हम प्लेटफॉर्म सम्मानित तो करते ही हैं, इसके साथ हम इसको प्लेटफॉर्म के रूप में चाहता हूं ना ये होली दिवाली लगातार मने। बिल्कुल। ओईडीसी की रिपोर्ट ये ना बताए कि किसानों पे 45 लाख करोड़ का कर्जा है। एनएसएसओ की रिपोर्ट ये ना बताए कि देश का किसान 70 रुपए रोज कमाता है। मैं तो ये चाहता ही नहीं सर ये रिपोर्ट पढ़ना, ना ये आंकड़े जानना चाहता हूं। मैं तो रोज होली दिवाली ही चाहता हूं, इसलिए सवाल कर रहा हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उम्मीद भी दूसरे आंकड़े भी है ना, आप वहां पे आंखें बंद नहीं कर सकते सर। और खुद प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि बताइए भाई कहां झोल है, कहां चीजें कसने लायक हैं। किसी तरह का कोई हाइड एंड सीक इस गवर्नमेंट में नहीं होता है सर। तो उन आंकड़ों पे भी चर्चा होती है, तो उन आंकड़ों को लेकर भी सवाल पूछा जाएगा कि बताना पड़ेगा भाई ये होली दिवाली जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, किसान के जेब में तो 70 रुपए जा रहे हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं सर। बताएंगे ना फिर ये कैसे हो रहा है सर? किसानों की माली हालत सुधर रही है। हाँ। ऐसा नहीं है। आप अभी नीति आयोग का एक पेपर को देखें तो किसानों की और कृषि से आय भी बढ़ रही है। बिल्कुल सर, मैंने नाबार्ड की रिपोर्ट भी पढ़ी है। नाबार्ड की रिपोर्ट में बताते हैं कि औसत मासिक आय बढ़ी है किसानों की। मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरी एजेंसीज जो आंकड़े देती है उसको भी हम पढ़ते हैं सर। पत्रकार है ना सर, जी बिल्कुल। सही लिखना है, गलत मिटाना है, तो दोनों कोशिश करते हैं हम। तो इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं सर आपसे। प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, तो आप देखें तो उनको 5.3% एनुअल ग्रोथ रेट है। इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। और आप नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के देखें तो 6.8 के आसपास ही है। लेकिन नाबार्ड की रिपोर्ट ये भी कहती है सर किसानों की ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो बिजनेस करने के लिए तो ऋण के बिना क्या होगा आप बताइए। जितनी योजनाएं चला रही है, FPO की योजना चलाते हैं, उसके लिए हमने क्रेडिट गारंटी फंड रखा हुआ, व्यवस्था कर रखा है। क्यों पैरेलली फिर मैं कहूंगा कि चुकाया कितना जाता है फिर बाद में सर, डिफॉल्ट कितने होते हैं, आप फिर वो भी चर्चा होगी सर। नहीं, देखिए कुछ डिफॉल्ट होते होंगे। हाँ। लेकिन बिजनेस भी किसान करने को आगे आ रहा है। खेतीबाड़ी के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा है। आप डाटा देखें तो कितना लोन ले रहा है, कितना क्रेडिट से उसका लिंकेज बढ़ रहा है, चाहे वो KCC के माध्यम से है, चाहे KCC के इतर भी है। तो बहुत बड़ा भाग है जो इसको लोन लेकर वो काम भी कर रहा है। लेकिन KCC की एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर? मुझे खेत करने के लिए, खेती के लिए लोन चाहिए, या मुझे बेटी की शादी करने के लिए चाहिए, छत रिपेयर करने के लिए चाहिए, या किसी और काम करने के लिए चाहिए? सर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मुझे लगता है ऋण लेने की गलत प्रवृत्ति बढ़ेगी तो किसान फिर बेचारा फिर फंसता जाएगा, फिर बोलेगा मेरा लोन माफ करो, कर्ज माफ करो। नहीं होगा सर ऐसा? किसान क्रेडिट कार्ड में ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं क्योंकि ये करंट अकाउंट टाइप का होता है। अच्छा। CC होता है। इसमें 3 लाख रुपया वो लेता है, वापस करता है। 3 लाख तक का हम लोग इसको इंटरेस्ट सबवेंशन भी देते हैं, सब्सिडी भी देते हैं। इफेक्टिव 4% है। अभी सरकार के यहाँ सोच चल रही है कुछ इसको बढ़ाने का भी, लेकिन ये अभी सार्वजनिक नहीं है। तो
ऐसी स्थिति नहीं होती है। जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो लोन ले लेता है, 10,000 15,000। आज तो ATM भी मिल गया है KCC के लिए, निकाल लेता है, काम करता है, फिर वो जमा कर देता है। अगर वो नहीं जमा करेगा तो जो इंटरेस्ट, जो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव है 4% का, वो भी उसको नहीं मिलता है। फिर 4% के बजाय 7% देना पड़ता है, 3% का रीपेमेंट इंसेंटिव है। तो ऐसा नहीं है, किसान उसको वापस करता है। जो लॉन्ग टर्म लोन ले लेता है वहाँ से शायद वो कहीं फंस जाता है, नहीं दे पाता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो किसानों को हम दोषी इस तरीके से नहीं ठहरा सकते। नहीं, किसानों को तो दोषी नहीं ठहरा रहे सर, लेकिन किसानों की स्थिति का सही आकलन करना हमें बताना है सर। अगर आप किसी परिवार के मुखिया हैं तो हर बच्चे का आकलन करना उस मुखिया की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के तहत जो गलत है, जो सही है। तटस्थ होना कई बार बहुत जरूरी होता है। सर आऊंगा आपके पास। कुणाल मेरे साथ हैं। कुणाल जी, असल में हम अक्सर देखते हैं कि साहूकारों के चंगुल से निकल पाना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और दिल्ली में शायद ना भी होता हो, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन जो दूसरे इलाके हैं वहां अक्सर किसान साहूकार के चंगुल में फंसते हैं, और कई बार तो वो जो ब्याज का पैसा देना होता है वो उससे ज्यादा हो जाता है जो उस बेचारे ने फसल बोई होती है, उससे पैसा जो मिलने वाला होता है। ये साहूकार का नेक्सस टूटा है क्या इतने सालों में? नहीं टूटा है। ग्राउंड पे क्या देखते हैं कुणाल आप? जी, पहले ऐसा हो जाता था कि जो रकम ली है उससे 2 गुना ब्याज हो जाता था, और फसल तो जाती फ्री में थी, और पूरा समय 1-1, 2-2 पीढ़ी लग जाती थी साहूकार का ही ब्याज उतारने में जी। पर अब फिलहाल में इस तरह का ये नैरो टूटा है, और फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा और बैंक से अपनी फसल के लिए या जो उस समय उसको चाहिए खाद दवाइयाँ और इसके लिए वहाँ से पैसा मिल जाता है और उसको लगाता है। क्योंकि किसान को भी पता है कि अगर वो फसल में पैसा लगाएगा, अपने उसमें पैसा लगाएगा, तो वो उसका वापस आएगा और उससे वो आगे अपने परिवार को बढ़ा सकेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकेगा। इसी के माध्यम में मैं जोड़ते हुए कि जैसे अभी FPOs पे बात हो रही थी, सर कह रहे थे FPOs, तो FPO बनाए हैं। FPO द्वारा बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं और इकट्ठे होके हम एक यूनिट बना के कुछ सामान फार्मर्स मंगाते हैं तो वो भी हमें मिलता है। और बीज एक ऐसी चीज़ है, धरती अगर हमारी माता है तो बीज हमारा बाप है, क्योंकि बीज के बिना खेती करना संभव नहीं है, और अच्छे बीजों का होना, चुनाव करना बहुत बड़ी बात है। और अभी जो 109 वैरायटीज़ का प्रधानमंत्री जी ने निकाली है, ICR ने 109 वैरायटियाँ जिनका प्रधानमंत्री जी आए थे उस दिन, तो ये वो बीज हैं जिनके द्वारा हमारी जनरेशन जो कि नई, अब पर्यावरण नया चेंज हो रहा है, उसमें फसलों में नुकसान हो रहा था, अधिक पेस्टिसाइड और खाद लगा के तब हमें फसल मिलती थी, इनसे अच्छी फसल मिलेगी। और अच्छा कुणाल, क्या होता है लगातार जब कई सारी योजनाएं किसानों के लिए आ रही होती हैं, बताई जाती हैं, आज से पहले भी बताई गई, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री किसानों से मिलता है, बताता है, बीजों के बारे में बताता है, और क्या बताता भाई कि ऐसे टेस्ट ट्राई करिए, नुकसान हो सकता है तो कुछ करके आप चीजें करिए, कितना भरोसा बढ़ता है जब देश का मुखिया आपके सामने खड़ा होता है। आप थे उसमें ना जब मुलाकात हुई थी? जी। हाँ, मैं उस भाव को शायद व्यक्त करने में बड़ा मेरे रोंगटे अभी इसी समय जब आपने कहा खड़े हो गए, जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा, चमक भी आ गई आपके चेहरे पे PM का नाम सुनते। क्या कि आपको जब आप खेती करते हैं तो क्या असुविधा होती है, कैसा, अब ये नए बीज आए हैं तो क्या आप सीधे लगा लेंगे, इस तरह की बात करना, मैं कहता हूँ कि उनको बहुत डीपली नॉलेज है, बहुत अच्छे से पता है कि फार्मर का कैसे मैं अपने फार्मर का भला कर सकता हूँ और कैसे उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। और देश जो है उस दिशा में आज चलने लगा है, और हर चीज़ एक तुरंत नहीं हो जाती है। जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियाँ अगस्त से आनी शुरू हुई हैं, और अब जनवरी में आके कैसी ठंड हो गई है, तो इसी प्रकार ये भी स्लो प्रोसेस है। हम जब पूरे उम्र जो करते रहते हैं वो बाद में लास्ट में आके वही होता है। तो अब जो हमारे साथ अब धीरे धीरे चेंज आता जा रहा है। मैंने 2000 में खेती करनी शुरू की थी, तब से और आज तक के बदलाव में मुझे बहुत फर्क आ रहा है
क्योंकि तब मेरे पास में 5,000 रुपये नहीं होते थे खेत में बीज लगाने के लिए कि मैं नए बीज लाके अपने खेत में लगा सकूं। ठीक है। और आज मेरे पास ये स्थिति है कि मैं कई लाख रुपए तक का भी इन्वेस्ट अपने खेत पे कर सकता हूं। तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वो भरोसा किसानों को दिया है जिसके बूते ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। लेकिन एकता, हमने देखा कई बार कोशिशें बहुत करता है किसान और उत्पाद बना भी लेता है, पैदा भी कर लेता है, लेकिन असली जंग होती है उसे बाजार तक लेके जाने की। आपने भी कई सारे उत्पाद बनाए, आपने जिक्र किया। ये जो खेत से या फिर अपने घर से बाजार तक का सफर है, ये कितना मुश्किल भरा होता है एकता? सर क्या है कि जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कोई मुझे भी बेचने के लिए आएगा तो पहले मैं उसको देखना चाहूंगी कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर इंसान हम अपना प्रोडक्ट खुद अपने आप बना रहे थे, तो जब हम खड़े हुए तो हम वहाँ पे हमें पता था कि ये कितना शुद्ध है और कितना शुद्ध नहीं है। तो वहाँ हम अपने पूरा ठोक बजा के ये बोल सकते थे कि ये हमारा इतना, हम जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसा हुआ कि हम सरसों का तेल बेच रहे थे, पीली सरसों का। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि ये इतना अच्छा तेल है कि आप घी के पराठे और इसके पराठे में फर्क नहीं बता पाओगे। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चलिए आप अपने हस्बैंड को बिना बताए खिला के देखना और आप फिर मुझे बता देना। उन्होंने यही बात की, नोएडा एग्जीबिशन की ये बात है, और अगले ही दिन उनका मेरे पास मैसेज आया कि उनको सच में ही पता नहीं चला और आप मेरे इन रिश्तेदारों के लिए और तेल दे दीजिए। पर हमने पहले उन्हें यह भी बोला था कि अगर ये बात हुई कि आप इस चीज को कर देते हैं, हम आपसे ना तेल का पैसा लेंगे, तेल आप अपने पास रखिए, वापस पैसे दे देंगे। तो वो कस्टमर का विश्वास आपको जीतना होता है। वो तो ईमानदार कस्टमर रहा होगा तो उसने बात मान गया। बेईमान होता कहता नहीं भाई हमें तो नहीं लगा, लाओ पैसे। नहीं देखो ये तो है, अब दोनों तरह के होते हैं। हम तो किसान आदमी है तो हम तो साफ बात कह के चलने वाले आदमी है सर। नहीं पर ये कोई मतलब ये कोई स्थायी समाधान थोड़ी है एकता। ये ठीक है आपकी बात में समझ गया एग्जाम्पल, लेकिन आपको नहीं लगता एक स्थायी पैटर्न होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए जिसके जरिए भाई मैंने कुछ बनाया और वो बेच रहा है। हालांकि सरकार ने उसके लिए कई तरह की मंडियों को स्थापित किया, कई तरह के एग्जीबिशन का आपने जिक्र किया। मैं यही जानना चाह रहा था उससे कैसा फायदा हो रहा है? वही जैसे सर क्या है, आपने ये बोला कि फायदा मतलब सरकारी कुछ होनी चाहिए जगह है कि जहाँ पे वो, तो सरस मेला होता है जो गवर्नमेंट के तरफ से ही चलाए जाते हैं, और भी ऐसे कई मेले हैं जो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं जो अलग अलग जगहों पे भी लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं, वो देखते हैं कि भाई कहाँ पे ज्यादा कस्टमर इसको आएंगे, मतलब इसको मेले में आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि ठाके कहीं भी वो लगा देते हैं। और हर एक प्रोडक्ट की न्यूज वाले भी वहां पे होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा, सरकार तो पूरा अपनी कोशिश कर रही है। ये केवीके कितनी हेल्प करते हैं सर? केवीके हम देखिए, जैसे बीज कौन सा चुनना चाहिए, समय समय पे ट्रेनिंग कराना, या फिर जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अचार का काम करती हैं, तो अचार के लिए ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, पैकिंग कैसे, केवीके हर चीज में अगर आपको, हम खुद को अपने आप को जागरूक करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए केवीके हमारी क्या क्या हेल्प कर सकता है। केवीके हमारी सारी हेल्प करता है जी। ठीक है सुमन जी, स्थायी कृषि के मद्देनजर राष्ट्रीय किसान दिवस की कल नींव रखी गई, उस पर बातचीत भी हुई। ये स्थायी कृषि कितना जरूरी है किसान के लिए? देखिए मुझे तो लगता है कि बहुत मतलब बेसिक जो नीड है वो किसानों की यही है कि अगर इस तरह के बुनियाद तैयार कर दिए जाए कि उनको कहीं और रास्ता, किसी और रास्ते पे ना जाना पड़े, और अस्थायी कृषि योजना के साथ ही उनका कुछ भला हो सके, तो वो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि 55% लोग अभी भी उसी पे डिपेंड करते हैं। हम किसान परिवार से ही आते हैं, और कई सारे मसलों पे घनश्याम भाई जिक्र इसलिए हम कर दें कि रिपोर्टर होने के नाते मुझे बड़ी कुलबुलाहट है, और मैंने कहा कि जहाँ झोल है ना, उस झोल की हम चर्चा करना चाहते हैं। झोल क्या है? अभी आपने केवीके की चर्चा की, एक्सटेंशन की चर्चा की। मैंने एक बार नहीं, कई बार जब मंत्री से हम लोग की मुलाकात होती है, रिपोर्टर्स की मुलाकात होती है, उसमें चर्चा होती है कि आपके पास साइंटिस्ट का फौज है। घनश्याम भाई, हजारों की संख्या में साइंटिस्ट है आपके, हर दिन का रिसर्च है, हर साल का रिसर्च है। वो रिसर्च की जो एनर्जी है वो आखिर किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको बाहर तक लाने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? क्योंकि उनका कहा था, देखिए आप, क्योंकि मैं कई बार स्टोरी करता हूं तो मैं साइंटिस्ट से पूछने जाता हूं कि सर आप इस पर कुछ बता दो ना। ना सर भैया, आप वो ऊपर वाले से ही पूछेगा तो वही आपको बताएंगे।
जो केवीके की बात आपने कही, जब तक किसान वहां तक पहुंचेंगे तब वो बताएंगे। अब आपके व्हाट्सएप पे सारी चीजें हैं, आप उस पर डालिए, हम 2 स्टोरी डालते हैं, उस पर प्रोग्रेशन उसके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जवाब भी देते हैं। और घनश्याम भाई, इस सरकार की तारीफ तो इसलिए करनी पड़ेगी कि तकरीबन 20-25 साल के जर्नलिज्म के बाद हमने देखा कि किसान अब अवेयर हो रहे हैं। नए नए बच्चे जो अमेरिका में, खासकर कोविड काल की मैं चर्चा इसलिए कर दूंगा दोस्त, कई सारी स्टोरी हमने पॉजिटिव स्टोरी में, इसलिए मैं इसकी चर्चा करूंगा कि वो वहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, वहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली और वो बिहार के किसी गांव में जाकर वहाँ एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप किया और वो पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। हम देख रहे हैं कि ऐसे कई सारे जो MBA हैं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो बच्चे, इसलिए हम कहते हैं कि वो उनकी उम्र बस सिर्फ 22 साल और 23 साल है। उनके पेरेंट्स बिल्कुल कहते हैं कि भैया ये खेती वेती छोड़ दो, लेकिन वो आ रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सरकार की तरफ से भी सरकार की तारीफ इसलिए की जाए कि बहुत सारी योजनाएं चली है। अब लोग अवेयर होने लगे हैं अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया में भी वो उतने कंटेंट्स, अच्छी कंटेंट्स नहीं आ रहे हैं। सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि सरकार प्रोपेगेंडा में जिस तरह से ध्यान दे रही है तो इस पर भी फोकस करे। और एक स्टोरी, मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ घनश्याम भाई, कि अभी मसालों की चर्चा हम कर लेते हैं कि मसालों पे हमने देखा कि एक स्टोरी हमने की थी और प्रधानमंत्री ऑफिस से एक मैसेज आता है कि इसको थोड़ी और डिटेल्स दीजिए और उसका भी डिस्कशन किया जाता है। मक्के पे हमने देखा मखाने की स्टोरी। मखाना आज जो सिर्फ 150-200 रुपए किलो बिहार के उस हिस्से में बिका करता था, आज वहाँ 2000। क्योंकि आज की मैं चर्चा इसलिए कर दूं कि आज ही मैंने अपने रिलेटिव कहा कि भैया वहाँ से मखाना लेकर आप आएंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले आप फ़ोन कर दीजिए उनको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1800 रुपये से कम के किलो के हिसाब से हम बेस्ट क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि सीधे सीधे वो जो खेती करने वाले या जो हमारे मित्र हैं वो बता रहे हैं कि भैया अब यहाँ दिल्ली तक पहुँचाने नहीं, बल्कि हम किसी विदेश व्यवस्था में हम वहाँ भेज देते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिल रहा है और वाकई इसका स्वागत भी करिए। और किसान भाइयों की इसलिए शुभकामनाएं और स्वागत भी करिए कि किसान भाई इस तरह से थोड़े से अपने आप को बदलिए। जैसे आपने 2G की शुरुआत की थी, अब आप 5G पे आ चुके हैं, तो थोड़े से अपने टेक्निकल सिस्टम पे भरोसा कीजिए और देखिए बदलाव वाकई में आएगा। बिल्कुल। और सुमन, यही वजह है कि अब जो योजनाएं बनती हैं उनका केंद्रीकरण नहीं होता, उनका विकेंद्रीकरण होता है। एक कमरे में बैठ के पूरे देश के लिए एक जैसी योजना नहीं बनती है। राम को क्या चाहिए, श्याम को क्या चाहिए, रहीम को क्या चाहिए, गुजरात को क्या चाहिए, उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए, महाराष्ट्र को क्या चाहिए, उसके हिसाब से अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं और फिर विकास की जो बयार है वो बहाने की कोशिश होती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे। आखिरी चरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आगे की कहानी को ब्रेक के उस पार हम और आप मिलकर समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो आज बात हो रही है राष्ट्रीय किसान दिवस की और इसी मसले पर तमाम तरह की बातें हम 2 फेज में कर चुके हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ एसके सिंह साहब हैं। सिंह साहब, हालांकि हम जब किसानों की बात करते हैं तो एक बड़े लेवल पे बात करते हैं, लेकिन सीमांत किसानों की स्थिति, छोटे किसानों की स्थिति आप मौजूदा समय में कैसे आंक पाते हैं? आपका प्रश्न अंतिम में आया, लेकिन इसका महत्व पहले जैसा है कि हमारे देश में 89% किसान जो है, 89% से 89% से भी ज़्यादा छोटे और मझोले हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से कम जोत है। और सबसे ज़्यादा संकट वाले यही किसान हैं क्योंकि उनको प्रोडक्शन करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि
टेक्नोलॉजी कैसे उसमें लगाएं, कैसे बीज इतने मात्रा में लें कि उनको ठीक क्वालिटी का क्वांटिटी में मिल जाए। फिर मार्केट जब में ले जाना होता तो थोड़ा थोड़ा मंडी में बेचें कि कहीं सीधा विपणन करें कि कहाँ करें। तो ये सरकार जो है जितनी योजनाएं चलाती है तो सबसे पहला फोकस होता है छोटे और मझोले किसानों पर, चाहे वो एफपीओ के रूप में उनको संगठित करना हो, संघीय शक्ति के माध्यम से उनको उत्पादन की सारी तकनीक और सारे आदान उपलब्ध कराना हो, चाहे उत्पाद पैदा हो जाए तो उसको विपणन को जोड़ना हो। और बहुत बड़ी बात यह है कि आज जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं जैसे मिड डे मील वगैरह वगैरह हैं, तो इन छोटे और मझोले किसानों के उत्पाद को चाहे वो एफपीओ के रूप में है चाहे और कोई ग्रुप में बना है, उसको सीधा जोड़ने के लिए कि इन्हीं से उत्पाद को खरीदे जाए, तो इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। और सरकार जो है मंडी स्थापना के साथ साथ और सीधे क्रय करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है कि ताकि किसानों का माल सीधे बिक जाए। तो सारी योजनाएं जो हैं छोटे और मझोले किसानों के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं ताकि उनको लाभ दिया जा सके। तो सर अभी हालांकि कोई ऐसी योजनाएं, हालांकि पता नहीं आप कितना बताएंगे, कुछ और भी आने वाली हैं जो किसानों के हित में होंगी, इस पे कुछ चर्चा हो रही है? ना भी ले तो अगर कुछ संकेत देना चाहें। नहीं, योजनाएं तो हैं, लेकिन मुझे लगता है जब उसका कैबिनेट अप्रूवल हो जाए या ईएफसी पास हो जाए उसके उपरांत ही कुछ कहना ठीक होगा। अभी इस स्थिति में कहना ठीक नहीं है। लेकिन सर एक जो बड़ी बात है वो एमएसपी है सर, उसको लेके कई बार अलग अलग तरह की चर्चाएं होती हैं और एमएसपी को लेके सरकार कई बार वादा कर चुकी है और खुद कृषि मंत्री ने अभी हालिया राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम सभी कृषि की उपजों पे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर ये एमएसपी का पेच कई बार फंसा सा दिखाई देता है। एक चीज उपाध्याय जी, आप सामान्य भाषा में सोचें कि लोग यहीं से लेकर के आते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना है। स्वामीनाथन ने कहा क्या था कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% मार्जिन किसानों को दे दिया जाए। ठीक है। 18-19 में से सारे के सारे उत्पाद पर जितने 22 के 22 हैं सारे पर दिया जा रहा है। एक उदाहरण के रूप में लूंगा मैं गेहूं, इस साल 2425 रुपया उसका एमएसपी डिक्लेयर की गई है। जो औसत लागत है, मैं पूरे देश का बता रहा हूँ, जो औसत लागत है वो 1182 रुपया है। मतलब 50% नहीं, 105% दिया जा रहा है। इसके पहले 102% है। एक समस्या मैं स्वीकार करता हूँ ये है कि इसकी एमएसपी की पर खरीदी हो जाए, पूरे देश में किसानों से इसकी खरीदी हो जाए, लीगल गारंटी हो जाए। हाँ, खरीदने की गारंटी हो जाए। और सरकार जो है उसके लिए भी कोशिश कर रही है। आप ध्यान दें कि डाटा को देखें तो कितने गुना खरीदी हो रही है आजकल कि क्या बताएं, क्योंकि पूरा इसी से आपको 82 करोड़ जनता के लिए जो योजनाएं चल रही हैं फ्री में देने की, वो भी दिया जा रहा है। देश का बफर स्टॉक भी मेंटेन किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट भी कर रही हैं एजेंसियां। तो खरीदी में कमी नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हो जाए किसानों का। और दूसरी एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, एमएसपी की बात ही हम क्यों सोचते हैं? ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना। हम मैक्सिमम प्राइस देने के बारे में किसानों को क्यों बात नहीं करते हैं? मतलब कि हमारी बाजार प्रणाली, बाजार व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों को अपनी प्राइस जो वो फिक्स करे, जो सरकार मिनिमम फिक्स कर दे। नहीं, वो तो ये है कि चलो वहाँ नहीं बिका तो यहाँ आकर मिनिमम में बेच दो। तो बाजार व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए जिसकी तरफ सरकार अग्रसर है कि किसान जो है अपनी डिक्लेयर्ड प्राइस, अपनी तय हुई कीमत पर बेचे, न कि सरकार द्वारा तय हुई कीमत पर बेचे। ठीक है। कुणाल, राष्ट्रीय किसान दिवस है, किसानों की बात कर रहे हैं तो इसलिए एमएसपी का जिक्र भी हम लेके आ रहे हैं कि कुछ लोग किसान हैं, कौन है वो सब खफा से रहते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ पा रहा, जो कुणाल समझ पा रहे हैं, एकता समझ पा रही हैं, या बाकी जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे यहाँ आते हैं वो समझ पा रहे हैं, ये बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जो एमएसपी का ये नैरेटिव सेट करने की तैयारी होती है, ये क्या है ये सब? मतलब आप कैसे सोचते हैं इसको? सर पहले मैं बताऊं, मैं एक एफपीओ भी चला रहा हूं और एफपीओ की योजनाओं का जो बात है वो भी पूरी मिल रही हैं। और साथ में जो बेचने की बात है कि पहले मेरे पास 10 किलो कोई सब्जी होती थी, 20 किलो कोई सब्जी हुई और उसको अकेले मैं कहीं बेच के नहीं आ सकता था। तो अब हम 350 लोग हैं, इकट्ठा होके हमने मार्केट नहीं, हमारे पास कंपनियां आती हैं, रिलायंस है, बिग बास्केट है, बिग एप्पल है, मदर डेयरी है, कि हमें ये आप
अपना प्रोडक्ट हमें दे दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा खेत नीचे हो रहा है। तो ये स्थिति आ तो गई ये है। बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं फिर कुणाल, जो थोड़े से खफा है, नाराज हैं? मैं कह रहा हूँ वो किसान कैसे हो सकता है जो 1 साल तक रोड पे बैठा है? आप कह रहे हो किसान ही नहीं है जो वो कह रहे मैं हैं। कह रहा हूँ, मैं किसान हूँ। हाँ। मुझे आज भी अब मतलब 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। मुझे अपनी खेती देखनी है, मुझे अपना काम देखना है। अगर मैं वो सब छोड़ दूंगा तो मैं अपना आगे कैसे चलाऊंगा? तो मैं तो नहीं मानता कि कोई किसान इस तरह की स्थिति में एमएसपी आज 31 रुपए गेहूं बिक रहा है, मैं क्यों बेचूंगा 24 रुपए में? 24 रुपए में क्यों बेच दूंगा मैं गेहूं एमएसपी पे? 31 रुपए में ना बेचूंगा। कुणाल जी ये कहना चाह रहे हैं, क्षमा कीजिए कुणाल जी, प्लीज हाँ, सुमन सर। बोलिए सुमन बोलिए, क्या कह रहे हैं? कुणाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि फिलहाल जो किसान अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं वो किसान है, खासकर पंजाब या हरियाणा और नहीं, वो किसान ही नहीं है कह रहे हैं वो। मतलब ये कि किसान, मैं एक घटना मैं इसलिए बार बार जिक्र कर देता हूँ घनश्याम भाई, क्योंकि अभी की मैं बात करूँ कि मुझे कोई काम पड़ा और मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि भाई जरा चले जाना, फला ब्लॉक में जाना है और वहाँ फला ऑफिसर से मिल के आना है। तो कह रहा भैया मुझे अभी गेहूं की पटवन करनी है और अब मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। पिताजी बुजुर्ग हैं, 80 साल की उम्र में भी वो साइकिल चला के जा रहे हैं तो उनको चोट लगी है। तो आप सोच सकते किसान कैसे, वाकई में क्या पंजाब के किसानों को इस बात का फिक्र नहीं है क्योंकि उनके खेत में काम करने वाले जो हैं, आप पता ही है आपको, बिहार या उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेश से आने वाले, वो तो किसान जो भी, क्योंकि 90% किसान जो है वो छोटे किसान, सीमांत किसान है, तो किसान की बात तो करते हैं लेकिन वाकई में वो किसान नहीं है। किसान होते तो अभी वहां होते उनके हेल्प करने के लिए। अभी एफपीओ की जो उन्होंने चर्चा की है, वाकई में एफपीओ से काफी कुछ बदलाव आया है। तो उस बदलाव को लेकर किसान के जीवन में आप आइए ना। वही पंजाब है जहां कहा जाता है कि भाई यहाँ धान की खेती मत कीजिए, वही आंध्र प्रदेश है जहां कहा जाता है कि धान की खेती मत कीजिए क्योंकि आपकी जमीन अब उस तरह की नहीं रही। तो वो किसान तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, फिर सुमन एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप तो पत्रकार हैं और करते रहे कवर। नहीं, वो तो लागू हो गई है। उसे तो लागू किया जा चुका है, उसे लागू किया जा चुका है। गारंटी बन जाए वो ही कह रहे हैं। वो हाँ, वो कह रहे हैं कि गारंटी बन जाए। हाँ। तो ये सरकार कह रही है गारंटी। इसमें भी बोल दीजिए फिर कुछ। नहीं, मैं जो आप एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें मैं पूरी किताब को पढ़ा हूँ, एक शब्द नहीं लिखा गारंटी बन जाए। उन्होंने एमएसपी कहा मांग है ना सर, इसी के लिए बवाल है। मैं तो उस बवाल को समझ रहा हूँ सर। हाँ नहीं, हाँ। जो देखें खरीदी हो रही है पहले से बहुत। गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया सर? नहीं, गलत सवाल तो कुछ होता नहीं, सवाल सब सही होता है। नहीं, वो जो है खरीदी देखिए, सरकार जो है कितना गुना खरीदी करनी, 6 गुना 7 गुना पहले से ज्यादा खरीदी कर रही है। और आप देखें 102%, 105% या 89%, और जिन साहब ने अभी बताया कि उसको रिप्लेस करने के लिए जोर दे रही है कि तिलहन पर चले जाइए, तिलहन पे और ज्यादा एमएसपी बढ़ा रही है। तो आप तिलहन ग्रो करिए ना और पैसा कमाइए। तिलहन को पूरा जो है पीएम आशा के अंतर्गत सब खरीदा जा रहा है। हमसे मैं बीच में एक और जिक्र कर दूं, कल ही की चर्चा हो रही है। कल जो है हमारे 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स डेयरी और मत्स्य सहकारी समिति, खासकर बिहार से मैं आता हूं, मैं अपने प्रदेश में बात करूं इसलिए कि बिहार में वो पैक्स वाले जो हैं वही खरीदारी करते हैं। तो हमने देखा कि वहां के किसानों का भाई धान भी निपट गया, गेहूं की जो जितने पैदावार हुए वो भी सारी चीज निपट गई। तो मैंने देखा कि भाई वहां तो पैक्स की जरूरतें हैं। हाँ, एक वक्त ये था, लॉबी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लॉबी रही। कुछ प्रदेशों ने इसमें बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ, कुछ प्रदेशों में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। सीधा सवाल, एमएसपी पे पॉलिटिक्स हो रही है क्या? बिल्कुल हमारे आपके सामने है। मैं तो नहीं समझना चाहता हूं सर, मैंने तो सिर्फ समझने के लिए बुलाया, मेरी कोई राय नहीं है। आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप बताइए पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या लोग फिर इस पे? देखिए बिल्कुल सामने है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों की हम चर्चा करते हैं। कुछ हिस्सों में ही आखिर ये कुलबुलाहट क्यों है? वहां तो राजनीति हो रही है, उन्हें पता है कि भाई विधानसभा चुनाव होने हैं तो भैया वहां आप लेके ढोल नगारे लेके बैठ जाइए। किसान भाई जो है वो परेशान है, उनकी परेशानी दूर करने की सरकार कोशिश कर रही है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ट्रेन आपने रोकी है और हमने मांग में डिमांड रखा है कि आपके मुकदमे वो हटा लिए जाए। जब सरकार यहाँ कहते हैं कि भाई हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, तो बाहर निकलते हैं तो कुछ और राजनीति करनी शुरू करते हैं। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो मुझे मतलब एक रिपोर्टर होने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि वाकई में इस पे राजनीति हो रही है। इस राजनीति से किसानों को फायदा नहीं है। किसान आखिर अपने मन को बदल रहे हैं, काफी कुछ बदल रहा है और इसलिए वाकई में सरकार की तारीफ ही करनी चाहिए। कई जगहों पर गड़बड़ियां हो रही है, उसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए जो वाकई में किसान के हित में है। ठीक है, तो एकता, क्या किसानों को भ्रमित करना इतना आसान है? आप तो यंग हैं, प्रोग्रेसिव
फार्मर हैं, इतने लोगों को खुद साथ में लेके चल रही हैं, आप तो लगातार चल रही हैं, तो फिर कौन लोग आते हैं जो किसानों को भ्रम में डाल देते हैं और किसान फंस भी जाता है उस जाल में? पॉलिटिक्स भी हो रही है, नैरेटिव सेट हो रहा है, देश को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश है। ये कौन लोग हैं जिनको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको कुणाल पसंद नहीं आ रहा है, एकता पसंद नहीं आ रही है? सर क्या है ना कि जब शुरू में हुआ था ये, तो लोगों को एकदम, क्योंकि उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो बहुत सारे किसान एकदम इकट्ठा हुए थे। पर धीरे धीरे जैसे किसानों को समझ में आया, जैसे कुणाल भाई ने अभी बोला कि हमें फुर्सत, अभी हम खुद कह रहे हैं कि हमें खुद फुर्सत नहीं है, अभी कभी खीरा लगा रहे हैं, कभी आलू लगा रहे हैं, हमें खुद अपने खेतों से फुर्सत नहीं है। तो हमें कैसे समय मिल रहा है कि हम रास्ते में जाके बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उस, अगर आपको कोई, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी किसान है, उसको ये चीज से वो कहता है कि मैं इस पे मंजूरी नहीं देता, ठीक है, तो वो उसको दूसरे तरीके से भी तो हैंडल कर सकता है। ये धरना प्रदर्शन करना, सरकार के लिए चिल्लाना, ये मुझे ठीक चीज नहीं लगती। ठीक है जी, तो अपनी बात रखने के दूसरे और तरीके हो सकते हैं और सरकार को समझने की कोशिश भी करनी हर पड़ेगी। एक चीज, बिल्कुल ठीक है, और ये विरोध करने के द्वंद के बीच, इस दीवार के बीच एक बातचीत की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए, इतनी अहम बातचीत मुझ तक और मेरे दर्शकों तक पहुंचाई। थैंक यू सो वेरी मच। तो सच के साथ के इस अंक को आज समेटना होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। आपको हमेशा हमारे साथ रहना है। एक राष्ट्रीय किसान दिवस क्या, हम कई राष्ट्रीय किसान दिवस यूं ही सालों साल साथ में मनाते रहेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें सिर्फ और सिर्फ डीडी किसान। मंगलवार और गुरुवार शाम 6 बजे नोट कर लीजिएगा। मैं आता हूं आपसे मिलने के लिए। नमस्कार। श्रीमन रामा हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। राहगीर और बस राहगीर हूँ मैं, खुशनसीबी मेरी कि जन्नते कश्मीर में हूँ। मैं हूँ प्रतीक वासन और निकला हूँ एक ऐसे सफ़र को अंजाम देने जिसके ख्याल से ही सेहरन पे सेहरन बढ़ती जाती है। बर्फ़ से ढकी ये वादियाँ अपने दामन में कुछ आग, कुछ तूफान भी पालती हैं। आइए देखते हैं इस सब के बीच हमें कश्मीर कैसा दिखा। देखिए अनसीन कश्मीर विद प्रतीक वासन प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आज जो हम लोग पहली डिश बना रहे हैं वो है हमारी मिलेट टार्ट विद पेसरल्लू। बेसिकली पेसरल्लू क्या है? पेसरल्लू मूंग को बोला जाता है, जो हरा मूंग होता है, स्प्राउट्स जो होते हैं। न्यूट्रिशन के साथ ये तो बोनस मिल गया। बिल्कुल सही कह रहा है मिलेट राजा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। हम बनाएंगे एमरंथ के साथ बनाएंगे प्रोटीन बार। यस, मिलेट की प्रोटीन बार। मिलेट को हमारी डाइट में डालें, आप खुद जान जाएंगे कि हम मिलेट को राजा क्यों कहते हैं। श्री अन्न इस मंगलवार 24 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान।
टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।